व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है। इलेक्शन कमीशन की तलवार नाअहलियत की स्पीकर रियाज सादिक ने उनके ऊपर चलाई थी कुछ अर्सा पहले, वो आज उतर गई है। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इमरान खान साहब जो है उनका मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में इस तरह किया कि जो रेफरेंस था स्पीकर का उसको खारिज कर दिया। अगर एक तरफ ये टेक्निकल बुनियाद पे ये फैसला हुआ, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको बहुत ज़्यादा रकीक हमलों का सामना करना पड़ता है इमरान खान साहब से, उसकी क्रेडिबिलिटी भी इमरान खान साहब के मुकाबले में उस लिहाज से बढ़ी है जो वो उन पर अटैक करते थे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना ही बायस्ड और इतना ही ख़राब इलेक्शन कमीशन होता तो फिर एटलीस्ट इस मौके के ऊपर वो ज़रूर इमरान खान साहब को टफ टाइम देता, लेकिन इमरान खान के हक में फ़ैसला हुआ। इमरान साहब ने फैसला आते ही जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो नहीं ये डिसाइड किया कि हम दोबारा तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अलबत्ता स्पीकर रियाज सादिक के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। जरा बात सुनते हैं उनकी, आज उन्होंने क्या कही। इन्होंने मेरे ऊपर 4 केसेस किए। स्पीकर ने मिलकर शरीफ खानदान के साथ मेरी आवाज बंद करने की कोशिश, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम पहले हफ्ते दिसंबर से अपना केस इनको पेश करके बैठे हुए हैं और डेट्स पे डेट्स चली जा रही हैं। इनका वकील आ नहीं रहा, एडजर्नमेंट्स मांग रहा है। वो क्यों मांग रहा था? क्योंकि वो जो मोटू गैंग है उसने सुप्रीम कोर्ट में से निकल के इमरान खान को टारगेट करना था। एक आदमी पाकिस्तानी बाहर हलाल की कमाई करता है, बाहर पैसा बनाता है, वो बेच के पाकिस्तान पैसा लेके आता है। दूसरी तरफ यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं। मैं आज स्पीकर से पूछता हूँ कि क्या रियाज सादिक आपका कोई जवाज रह गया है कौमी असेंबली के स्पीकर रहने पे? जब स्पीकर का ये तासुर जाता है कि वो एक खानदान का, शरीफ खानदान का दरबारी है, तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती। जो पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम था कि पनामा में नवाज शरीफ को पकड़ना, वो सारी इंस्टीट्यूशंस लगी हुई थी इमरान खान की सारी प्रॉपर्टीज देखना, सारे असासेट देखना, टैक्स की, यानी ढूंढ रही थी कोई चीज मिल जाए। ये हैं पाकिस्तान के इदारे जिनका काम है पाकिस्तान को सर्व करना। वो एक खानदान को सर्व कर रहे हैं और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लो जी, इमरान साहब ने पाकिस्तान के इदारों की एक दफा फिर ऐसी कर दी और स्पीकर को उन्होंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ब्लैकमेलर स्पीकर। इसके अलावा उन्होंने शरीफ खानदान का दरबारी भी कहा, लेकिन उसके मुकाबले पे गवर्नमेंट ने क्या कहा जरा वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज की, उन्होंने तलाशी देने से, जिसका नारा वो खुद लगाते हैं, वो देने से भी इनकार किया और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया कि वो उनसे ये सवालात नहीं पूछ सकते, जिसकी बुनियाद पर आज टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये रेफरेंस डिसमिस हुआ। इमरान खान साहब को वो जमहूरियत कबूल नहीं जिसमें वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन वो जमहूरियत चाहते हैं जिसमें वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो वजीर आजम बने। आपका बुग़्ज़ सरदार रियाज सादिक के साथ जो है, आपकी अजियत का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि आपने 2002 में, 2013 में और उसके बाद बाय इलेक्शन में सरदार रियाज सादिक से आप हारे। जो इंसान सिर्फ झूठ बोलता हो, इल्जामात लगाता हो, कभी आपको ये नहीं मंजूर, कभी आपको वो नहीं मंजूर, कभी आप इसको नहीं मानते, कभी आप उसको नहीं मानते, ECP आपके खिलाफ बात करे, आप उसको नून लीग का हिस्सा बनाते हैं, आप कंटेम्प्ट करते हैं क्योंकि आप सिर्फ वो मानते हैं जो आपके हक में हो। मरियम साहबा इमरान खान के बोगस की बात तो कर रही थी, लेकिन वो ये कहना भूल गई, बताना भूल गई कि उसी बोगस की जो हमें नजर आई झलक, वो स्पीकर रियाज सादिक का ये रेफरेंस था बहुत से लोगों के नज़दीक कि जिसमें नवाज शरीफ साहब को तो नहीं, उनका रेफरेंस उन्होंने आगे नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इमरान खान से मुबैना बोगस की बुनियाद पर भेज दिया रेफरेंस, जो आज टेक्निकल बुनियाद पर रिजेक्ट हो गया। जरा सियासी असरात जानने की कोशिश करेंगे इमरान खान के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है ये, और स्पीकर के लिए कितना मजीद कंट्रोवर्शियल वो हो गए, इससे पहले भी कंट्रोवर्शियल रहे नून लीग का साथ देने में पाकिस्तान के स्पीकर होते हुए। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद। व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक। शाहिद लतीफ़ साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, इमरान इस्माइल साहब, बलोच साहब, सबको बहुत वार्म वेलकम। इमरान इस्माइल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक जितना कुछ आप लोगों ने कहा, एटलीस्ट आज इस मुकाम पर आज तो साबित हुआ कि एक क्रेडिबल इदारा है, तो उस पर इमरान खान साहब ऐसे बोले कुछ नहीं, उनको चाहिए नहीं था कुछ, अपने अल्फाज थोड़े से वापस लेते इलेक्शन कमीशन को, जितना बिलो द बेल्ट तनकीद की। और दूसरा, स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर इतना क्यों आप चढ़ दौड़े? उसका काम था आगे रेफरेंस भेजना, उन्होंने भेज दिया। इमरान इस्माइल साहब।
शुक्रिया कमरान साहब। देखें, इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है या इस पर जो हमने तनकीद की वो इसलिए नहीं की कि वो इमरान खान के रेफरेंस की समाअत क्यों कर रहा है, या इसलिए उसकी तारीफ नहीं कर सकते कि इमरान खान के रेफरेंस को खारिज कर दिया उन्होंने तो लिहाजा हम आज कहेंगे आज सब ठीक हो गया, आज से पहले सब खराब था। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन परफॉर्म नहीं कर रहा था अकॉर्डिंगली। इलेक्शन कमीशन के बारे में ये बात वसूख से आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट या नवाज शरीफ के ज़ेर असर काम करता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं की, यह बात आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जो फैसला आया है ये तो PMLN की कमज़ोरी थी कि उनके पास उन्होंने बिलावजह एक इल्ज़ाम लगा दिया जिसका ना उनके पास कोई सबूत था, ना शवाहिद थे, ना कोई चीज़ थी, कोई तुक नहीं था। और जो हम उनकी बात कर रहे हैं स्पीकर साहब की, तो स्पीकर साहब की बायसनेस का तो अंदाज़ा आपको हो ही गया कि जब उनके पास नवाज शरीफ का रेफरेंस आया तो उन्होंने वो उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वर्डिक्ट भी दे दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत चीज़ है ही नहीं इसमें। लेकिन नवाज शरीफ साहब का रेफरेंस किस बुनियाद पे जहांगीर का आया तो उन्होंने उठा के ECP को फॉरवर्ड कर लेकिन इमरान साहब को ये पता है ना कि आपका जो रेफरेंस टेक्निकल बुनियाद पे खारिज हुआ, ना कि उसकी कोई हेयरिंग की बुनियाद पे, शवाहिद की बुनियाद पे नहीं हुआ। कि इमरान खान साहब ने ये प्ली लिया है कि इलेक्शन से पहले ऑब्जेक्शन करना चाहिए था इन तमाम चीज़ों का, कि पैसे छुपाए या पैसे नहीं छुपाए, ब्लैक किया या वाइट किया, या जहांगीर तरीन ने कर्जा माफ कराया या नहीं कराया। मतलब ये इस बुनियाद पे नहीं हुआ कि ये सब कुछ उन्होंने नहीं कराया, ये उस बुनियाद पे हुआ है कि क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल वो है कि जब जिस वक्त कागजात एक्सेप्ट किए इलेक्शन कमीशन ने, एतराज उस वक्त होना चाहिए था 2013 के इलेक्शन से पहले, अब इस बुनियाद पे हुआ है। कमरान साहब बात यह है कि ये मुझे अफसोस है कि इस बुनियाद पे हुआ है। अल्लाह करे इस बुनियाद पर होता कि वो सारे शवाहिद ही उनके गलत हो जाते। दोबारा कर लें उसको, अब जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करके दोबारा कर लें। मैं तो फिर इनको चैलेंज करता हूँ अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, ज़रूर पूरी करें। ये इन्हें भी पता है हार्ट्स एंड हार्ट्स कि कौन चोर है, किसने चोरी की है, किसने चोरी नहीं की। जब ये झूठ बोलते हैं, डिफेंड करने आते हैं ऐसे पैसे को जो पाकिस्तान से चोरी होकर पाकिस्तान से बाहर पार्सल हुआ है, जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, जिसमें बच्चे कहते रहे कि जी अब हमारा आपको पाकिस्तान से बाहर जायदाद नहीं है, और फिर बाद में अरबों रुपए की जायदादें निकलती रहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बिस्मिल्लाह, कभी अनाउजुबिल्लाह पढ़ के उसको कहते रहे चीज़ों को। ये उन लोगों को पता है, आप उनसे पूछें। इन्हें मालूम होना चाहिए कि कहाँ चोरी, इन्हें मालूम है, बल्कि मालूम होना क्या चाहिए, इन्हें मालूम है कि कहाँ चोरी हुई है और कहाँ गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर इतना हौसला और चीज़ है तो दोबारा ये केस फाइल करें जहांगीर तरीन के ऊपर, दोबारा फाइल करें इमरान खान के ऊपर, टेक्निकल हिचेस हटाएं और लाएं कौन से सबूत इनके पास है। राइट। मुसद्दिक मलिक साहब, पॉलिटिकली सेटबैक है नून लीग ने और आपके खास तौर पे एक दो हजरात ने तो अपनी एनर्जी बहुत सर्व की PID में भी और इलेक्शन कमीशन के बाहर भी, मीडिया टॉक्स कर करके, और बड़े दलाइल दिए। जैसे दानियाल साहब हैं, शिकस्त हुई है बहुत बड़ी, सियासी लिहाज से भी शिकस्त है कि आप हार गए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं करवा सके, वो साबित हो गए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया जहांगीर तरीन ने। मेरे ख्याल में एक तो कामरान साहब आपने जो हमारा मुकदमा है वो तो अवाम के सामने पेश कर ही दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जब मुकदमा चल रहा था तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि आप इस्तिस्ना नहीं लें, तो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन भी चैलेंज नहीं की, और जब उनका मुकदमा गया तो उन्होंने फौरी तौर पे वो लीगल ये कहा कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। और इससे पहले भी ये यही प्ली ले चुके हैं। आपको याद होगा कि मुकदमा दर्ज हुआ था, एक अदालत है अमेरिका की जिसने एक मुकदमा इमरान खान के साहब के खिलाफ वल्दियत का मुकदमे में फैसला दिया था। तो जब शेर अफगन साहब ने वो मुकदमा दायर किया तो इन्होंने यही प्ली ली थी कि ये तो इलेक्शन से पहले हो चुका है, और जो इलेक्शन से पहले हो चुका है वो आप इस वक्त इलेक्शन होने के बाद जो है वो सामने नहीं ला सकते। तो इन्होंने दोबारा वही प्ली लिया। अगर इन्होंने चोरी नहीं की हुई थी तो आज तलाशी दे देते, आज ये मुकदमे को चलने देते। इसके अंदर कोई कानूनी नुक्ता हमने तो नहीं उठाया ना, ये तो PTI ने नुक्ता उठाया है कि आप इसको एडमिट नहीं कर सकते, अदालत को कहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं ये इलेक्शन से पहले हो चुकी हैं। अरे भाई, अगर आपने चोरी नहीं की हुई थी तो आप प्ली ना लेते, तो फिर अदालत के अंदर सबूत आते, तो फिर फैसला हो जाता। ये आप सही फरमा रहे हैं, ये आपने मैंने वही बात की, आप सही फरमा। लेकिन ये जो आप बार बार PMLN की तरफ से लॉस एंजलिस का केस रेफर होता है, आपको लगता नहीं ये बहुत ज़ातियात पे मबनी है? हमने अभी देखा मुराद सईद साहब का और जावेद लतीफ़ साहब का कितना एक बड़ा ही अगली टेस्ट और अगली पिक्चर सामने आया पार्लियामेंटेरियंस का। तो ये हम ज़ातियात को पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस केस अगर है भी कोई, मैंने तो पढ़ा नहीं, खैर होगा, एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन एक बड़ा जाती केस है। उसका क्या ताल्लुक है इमरान खान की फाइनेंशियल ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी से? और उसके बमुकाबिल नवाज शरीफ साहब की फाइनेंशियल ऑनेस्टी को डिस्कस किया जा रहा है PTI की तरफ से पिटिशनर बन के पैनामा केस में।
देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैंने तो इसी वजह से बिल्कुल लोगों के सामने वो केस जो है वो पेश नहीं किया कि वो क्या केस है, क्योंकि मैं वो ज़ातियात, उनकी ज़ाती ज़िंदगी का जो केस है वो अवाम के सामने वो मुकदमा पेश नहीं करना चाहता। इस वजह से मैंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। मैंने तो आपको ये कहा है, एग्जाम्पल दे के शेर अफगन केस की, कि एक केस जिसके अंदर उनका एक फैसला हुआ है जो उनके हक में नहीं था, वो पहले उन्होंने यही लीगल प्ली ली है कि जो इलेक्शन से पहले मैं कर चुका हूं, कोई भी अगर गैर कानूनी हरकत है या कोई गुनाह है या कोई भी चीज़ है, आप वो एडमिट नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि इलेक्शन से 6 साल पहले वाली बात जो है वो आप एडमिट नहीं कर सकते, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आप 50 साल का गुजरे हुए उसका 3 नस्लों का हिसाब दें। तो हिसाब होना चाहिए 3 नस्लों का, और हिसाब हो रहा है 3 नस्लों का, लेकिन फिर अखलाकी तौर पे आज उनको ये प्ली नहीं लेनी चाहिए थी कि जो राइट, आपका पॉइंट आ गया। मैं से पहले के साबिर साहब और शैल लतीफ साहब पे जाऊं, मैं सिर्फ क्विकली रिस्पॉन्ड अगर आप करना चाहते हैं। इमरान साहब वो कह रहे हैं एक अमेरिका में भी कोर्ट का फैसला जो गैर कानूनी या जो भी था इमरान साहब ने किया, मुझे नहीं पता गैर कानूनी किस तरह था, उसको आप आगे नहीं आने देते। और नवाज शरीफ साहब नहीं, मैं उस केस को डिस्कस नहीं करना चाहता। सर जितना आगे लाना चाहते लाएं डॉक्टर साहब, उसको कौन रोकता है? मैं तो सिर्फ आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ जी, मैं तो सिर्फ एक चीज आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब से कि हमने कौन सी 3 नस्लों को कोर्ट में घसीटा? आप ही पेपर देते रहे कि ये मेरे अब्बा का था और ये मेरे बच्चे का है, ये मेरे दादे, वो बच्चा कहते हैं दादे ने किया था, उधर कहते हैं दादे का इंतकाल हो गया, अब बच्चा कहता है कि जी मुझे नहीं पता दादे ने कैसे दिया था। हमने तो नहीं कहा। एक जगह दिखा दें जहां हमने कहा हो कि जी इनके अब्बा को कोर्ट में लाएं या इनकी औलादों को कोर्ट में लाएं। हमने तो नहीं कहा। हमने तो सिर्फ सिंपल से सवाल किया था कि लंदन के अपार्टमेंट कहां से है? आपने खुद ही कहानियां दर कहानियां, दादे ने पोते को दिया, पोते ने उसको दिया, कोई काम का बादशाह आ गया, कतरी खत आ गया, ये सब कहानियां तो जजेस देख लेंगे ना इमरान भाई, ये जजेस देखेंगे एविडेंस के तौर से है या रियलिटी है, वो वोट दे पाए। एविडेंस लाएंगे इस तरह के कामरान भाई, ठीक है, लेकिन ये जब इस तरह की चीजें लाएंगे कोर्ट में बात करेंगे तो इस पे तो बात होगी। बिल्कुल ठीक है जी, मैं तो ठीक है, नहीं कोर्ट में, अब मैं जाऊंगा आगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। साबिर बलोच भाई की तरफ जाऊंगा। साबिर भाई जरा कामरान साहब 1 सेकंड दीजिएगा। जी जी जनाब, 1 सेकंड दीजिएगा। देखिए, आज का दिन तो आज तो फैसला हुआ है इमरान खान साहब के केस का, तो आज तो बात करें आप इमरान खान साहब। हमने तो सर झुकाया हुआ है, जो अदालत फैसला करेगी, हमने तो जो हमारे पास सबूत थे दे दिए। सवाल आज ये पैदा होता है कि आपने कानून की आड़ क्यों ली, आपने तलाशी क्यों नहीं दी, आपने क्यों नहीं कहा, आपने क्यों नहीं कहा कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, आप मुकदमा चलाएं और दूध का दूध पानी का पानी होने दें। आपने क्यों ये कहा अदालत में आपके वकला ने कि ये तो इलेक्शन से पहले की बात है, आप तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते? आपको ये स्टैंड लेने की क्या जरूरत है? भाई आपका ये पॉइंट मैं जरा दूसरे लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। कर लेंगे सर, अब मैं जरा आगे यही पॉइंट रखना चाह रहा हूं। साबिर बलोच साहब, मेहरबानी। अच्छा साबिर भाई, ये जो बात की है मुसद्दिक साहब ने, ये मेरा भी वैसे जेन्युइन सवाल है। आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा है, मुबैना करप्शन का जो उन पे किया पिटिशनर जमात इस्लामी ये वो और पीटीआई, उसमें और इसमें आपके ख्याल में कोई फर्क नहीं है या ये सेम है जो इमरान खान जिससे बरी हुए आज? कि फर्क सिर्फ ये कि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी चैलेंज की इमरान खान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने नहीं की, अदरवाइज करप्शन का मामला दोनों का इल्जाम की हद तक सेम है। साबिर साहब आपके नजदीक? देखिए कामरान भाई, जैसे आपने कहा कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे, टेक्निकल बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने उसको एंटरटेन नहीं किया है। अच्छा, अब बात यह कि अगर पीटीआई वाले अगर चले गए और उनको पता है कि भी लीगली कानूनी टाइम बार हुआ है और वो इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, वो उनका राइट बन जाता है कि वो चले जाते हैं। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी के उनके अना पे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने नहीं ना किया। लेकिन असल में मैं आपको जो असल बात बताता हूं आपको, असल मेरा ख्याल में है कि ये एक पेशबंदी है। ये पेशबंदी इसलिए है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया नवाज शरीफ के हक में आर्टिकल 62 और 63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको फिर से इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट विल रेफर द मैटर टू इलेक्शन कमीशन। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि जी के 90 दिन में अगर ये फैसला नहीं हुआ तो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। और फैसला न करने के लिए 90 दिन तो इतनी बड़ी ज्यादा मुद्दत तो नहीं है ना कामरान भाई। सही है। कभी वकील बीमार है, कभी वो खुद बीमार है, कभी जज बीमार है, कभी कोई कहीं जाएगा, कोई हेल्थ लीव पे जाएगा,
कोई जो है ना वो अपने हनीमून लीव पे चला जाएगा ना, हनीमून जाएंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है इस उम्र में। देखें जी, बात ये है कि ये तो एक पेशबंदी है, ये फ्यूचर की पेशबंदी है, और उसके बाद फिर इमरान खान को या किसी और को भी ये जो है ना ये कोई खुशी की बात नहीं है उनके लिए या कौम के लिए या पाकिस्तान के लिए। ये आपने बड़ा आई थिंक ये डिसीजन इन द फेवर ऑफ नवाज शरीफ। ये तो आपने ऐसा उठाया मामला और ऐसा टेक्निकल पॉइंट उठाया जो इमरान इस्माइल साहब, एजाज एहसन साहब, इनके भी ज़हन में नहीं आया। साबिर बलोच भाई, आप लॉ की प्रैक्टिस तो नहीं करते पार्ट टाइम में? बहुत जबरदस्त पॉइंट है जनाब, मैं इसी को लेके जाऊंगा आगे शाहिद लतीफ साहब के पास। शाहिद साहब, ये एग्री कर रहे हैं आप? बलोच साहब ने ये बात जो की है कि बेसिकली ये फैसला जो कि आया इमरान खान के हक में है, लेकिन ये एक्चुअली इमरान खान के खिलाफ जाएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिख दिया, तो इलेक्शन कमीशन का इसी तरह फैसला कर देगी जिस इमरान साहब को एग्जेम्प्ट किया है। शायद भाई सेम केस लग रहा है आपको? देखें, मैं 2-3 नुक्ते जो हैं वो हाईलाइट करना चाह रहा था। उनमें से एक नुक्ता ये भी था, जहाँ तक ताल्लुक है कि जी मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं उनका इसमें रोल। सबसे पहले अगर स्पीकर कौमी असम्बली को आप लें तो उन्होंने तो न्यूट्रल रहने वाली बात नहीं की। उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया, दूसरा रेफरेंस उन्होंने होल्ड कर लिया। खुलकर सामने आ गया कि उन्होंने फेवर की PMLN की, और इमरान खान का जो केस था उसको फॉरवर्ड कर दिया रेफरेंस को। अगला, लिहाजा मैं समझता हूं कि उनकी साख को इससे नुकसान पहुंचा। अगला जो केस है वो है जहां तक PTI का ताल्लुक है, बिल्कुल उनकी साख जो है वो बहाल हुई। अब ये कहना कि जी उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया या वो तरीका इस्तेमाल किया, ये केस है ना, और ये लीगल मामलात हैं। और अगर लीगल मामलात में पहला ही नुक्ता उनके हाथ में ये है कि जी ये तो टाइम बार्ड है, तो उसको क्यों ना इस्तेमाल करें। लिहाजा उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ इलीगल काम बार्ड कह सकते थे अपने केस में, या नहीं कह सकते थे आपके ख्याल में? पैनामा वाला केस जो जी, पैनामा वाले केस में वो भी इस तरह मेंटेनेबिलिटी वगैरह चैलेंज तो उठा सकते थे ना, मसला नहीं उठाया उन्होंने? नहीं, पहली बात तो ये कि पनामा वाला केस जो है वो 2013 के इलेक्शन से पहले का नहीं है। पनामा वाला केस जो है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास उसका जाना जी नहीं, देखें वो तो उससे पहले के मामलात है ना, पर पनामा लीक्स हुई कब? जो लीक्स में नाम आए वो उसके बाद ही बात चल रही थी ना, बाद आए जी। लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि इसको वो जब ये मामला उठाया गया वो तो उसी वक्त उठाया जाना था ना जब लीक्स में नाम आया, उससे पहले तो मालूम नहीं था। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अब अगर इस पे टाइम बार्ड वाला सिलसिला होगा तो बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूं कि ये एक लाइन जो है वो शायद तैयार कर दी गई है, ये हिकमत अमली के तहत तैयार कर दी गई है कि ताकि जब सुप्रीम कोर्ट ये केस रेफर करे तो उस वक्त ये इस चीज को इस्तेमाल किया जाए कि जनाब ये तो 90 दिन की जो टाइम लिमिटेशन है उससे निकल गया। तो मैं समझता हूं कि आपका कहने का मतलब ये आपका इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। PMLN ने फोन किया इलेक्शन कमिश्नर को और कहा कि ये हमारा स्कीम ऑफ अफेयर है, इसमें आपने हमें अकोमोडेट करना है, इमरान खान को जो है आप डिस्क्वालीफाई ना करें ताकि हम उसके बाद इसी को दलील को यूज कर सके प्राइम मिनिस्टर के हक में। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफिस और इलेक्शन कमिश्नर आपके नजदीक मिले में साथ गवर्नमेंट के, ये आपका इल्जाम है आप दोनों हजरात का? देखें, इसे आप जो भी समझ लें, मगर आप देखें ना कि एतजाज एहसन साहब बाहर बैठे हुए क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नरमी वाला फैसला करेगा। ये लोग पहले से कहना शुरू कर दिया ना लोगों ने। अब जो एतजाज एहसन साहब हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो मिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, या हम ये नहीं कह सकते कि वो नवाज शरीफ के साथ जो है वो मिले हुए हैं। तो ये जो एविडेंस पेश हुआ साहब, हाँ, तो टेक्निकल बुनियादों पे अगर कह रहे हैं जी, तो जो इलेक्शन कमिशन है वो भी इस वक्त जो बैठा है सर, ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, एक स्ट्रैटेजी जो है उसके तहत तो आगे चल रहा है ना। बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। साबिर बलोच साहब, इसका मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन PMLN के साथ मिला हुआ है खुदा न खास्ता? मतलब ये जो आपने इतना बड़ा एनालिसिस किया है इसका मतलब ये निकलता है तो इमरान खान ठीक कह रहे हैं फिर कि इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, स्पीकर भी मिला हुआ है, मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं इमरान खान को? साबिर बलोच साहब नहीं, इमरान खान साहब तो जनाब आज तो खुशी से उछल रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि मेरे साथ जो है इंसाफ हुआ है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि ये इंसाफ कुछ भी नहीं है कामरान भाई, आपको पता है यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर रसाई बहुत आसान है और PML को, नवाज शरीफ को
कम से कम ये एडवांटेज हासिल है आज से नहीं, यानी माजी में भी आप देखें कि वो उन्होंने ऐसी चीज़ों को बड़ी इजीली हैंडल किया है, उनके पास एक बड़ी अच्छी टीम है, वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ना वो टीम ना पीटीआई के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, किसी के पास नहीं, वो फुल टाइमर लोग हैं, वो वो मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये आई थिंक ये जो है ना, तो मैं नहीं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो नवाज शरीफ से मिला है या कोई और मिला है, लेकिन ये है कि मामले जिस तरह जा रहे हैं वो नवाज शरीफ के फेवर में जा रहे हैं। बस अगर आप कहते हैं खुदा ना खासा सुप्रीम कोर्ट तो मिल नहीं सकता, लेकिन आपका एनालिसिस ये कहता है खुदा ना खासा ऐसे कोई ऐसा काम चल रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोगों ने सोचा तो बड़ा खूब था, लेकिन अब देखें साबिर बलोच भाई और शाहिद लतीफ साहब ने जो है ना वो भांडा फोड़ दिया बीचों है। आपकी स्कीम वो फिर चल गई पता कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के आपने बेसिकली ऐसी क्लीन चिट दिलवाई इमरान खान को जो बाद में अपने हक में आप यूज कर सकें। क्या बात है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और क्योंकि हमारा बड़ा भाईचारा है पीटीआई के साथ, इस वजह से हमारी फतह की खुशी के अंदर पीटीआई आज मिठाइयाँ बांटती रही है और जश्न मना रही है। ये बात साबिर बलोच साहब की बिल्कुल ठीक है कि पूरे मुल्क के अंदर जो आज अभी सारा तारीफ़ें की जा रही हैं पहली मरतबा कमीशन की पीटीआई से, वो इस वजह से की जा रही हैं कि हमारा अंदर से मुकमुका है पीटीआई के साथ, तो उन्होंने हमारा साथ दिया, हम दोनों ने मिल के आप लोगों की आंखों के अंदर धूल झोंकी, और आज इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब बरी-उज़्ज़मा हो सकें। नहीं वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धूल झोंकी। लेकिन आज बजाय इरशाद फरमा रहे हैं कामरान साहब, लेकिन आज जो मिठाइयां बांटी गई पीटीआई ने, वो हमारे ही तो खुशी में बांटी हैं उन्होंने, क्योंकि उनको आज जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्लाह ने कामयाबी दी है कि इमरान खान साहब ने तकनीकी चीज़ों का सहारा लेके अपना ट्रायल नहीं होने दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते रहे कि आप तलाशी दें, आप ट्रायल करें, अपनी दफ़ा कहा कि नहीं मेंटेनेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकता मगर हम कर सकते हैं, यानी अगर हेड्स वी विन एंड टेल यू लूज। और आज जो आपने ये तज्जिया भी आपके तज्जियाकार कर रहे हैं वो इसी तरह कर रहे हैं कि जवाब कुछ भी निकले, असल में शिकस्त आपकी है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे हक में दे दे तो ये एक स्कीम है, और अगर आप सिर्फ पीटीआई की बात करें तो ये उनकी इखलाकी फतह है। यानी हर लिहाज से आपने फैसला पहले कर लिया और लॉजिक बाद में इजाद किया। और आज तमाम तज्जियाकार कह ये रहे हैं कि आप कोई भी रुख लें, हमारा जवाब एक ही है, और हमारा जवाब यह है, पहले जिस तरह कुछ दिन पहले कहा गया कि जनाजा निकलेगा या नून का या कानून का, एक तरफ तो पहले ही आपने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि अगर तुमने फैसला इनके खिलाफ दिया तो इसका मतलब है कानून का जनाजा, आपने उनको भी ब्लैकमेल शुरू कर दिया। आज जब इमरान खान साहब ने तकनीकी सहारा इमरान खान साहब ने लिया, इखलाकी तौर पे तलाशी इमरान खान साहब ने नहीं दी, लेकिन आपने कहा कि वो भी जो तलाशी है वो असल में इमरान खान के वकील को भी, आप और मैं क्या कर सकते हैं, हालांकि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, दोनों नहीं, वो मैं बताता हूं आपको। असल में इनके जो वकील थे इमरान खान साहब के, वो हमारे साथ मिले हुए थे, तो हमने उनको पैसे वैसे खिलाए, तो उन्होंने जाके वो प्ली ली जिसके जरिए इमरान खान साहब बच सकें ताकि नवाज शरीफ साहब बच सकें। ये आज करते हैं इस बात की, पैसे की बात ऑन एयर कह रहे हैं, आपके पैसे खिलाए आपने, इसकी तरदीद करते हैं, मजाक में कह रहे हैं। तो मैं ये क्लिप ना चले शुरू हो जाए मीडिया पे, मैं तो आपके कामरान भाई देखें ना, बात ये कि एक प्रेसिडेंट तो कायम हुआ ना, एक जजमेंट तो आई को। हाँ नहीं आपका पॉइंट है जी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मुसद्दिक मलिक साहब वैसे ही कह रहे हैं, सामने पेश किया, वैसे ही कह रहे हैं, हालांकि पैसे किसी को नहीं खिलाए। इमरान खान के पास कल को अगर इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के हक में फैसला दे, टाइम बाहर हो जाए, तो नवाज इमरान खान के पास क्या जवाब रहे? सर ये सवाल तो इमरान इस्माइल साहब से बनता है। इमरान भाई, आप लोगों ने इतनी दूर की कोड़ी नहीं सोची, आप खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, हालांकि आपको नहीं पता आपके खिलाफ परवाना साइन हो गया है। साबिर बलोच साहब को नजर आ गया, आपको नजर नहीं आया इमरान इस्माइल साहब? मैं मुसद्दिक साहब के लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है कि देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। मुसद्दिक साहब ये लॉलीपॉप पुराने हो गए। आपके नवाज शरीफ के वकील कहते रहे कि जी हम फेस करेंगे, उनके बेटे कहते रहे, उनके बेटे के वकील कहते रहे कि जनाब मेंटेनेबल नहीं है, और दूसरे बेटे के वकील कुछ और कहते रहे। ये सब आपस में खेल कूद की कहानियां खत्म हो गई। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह। अब गोल होने का वक्त आ गया है। अब आप सीटी विसिल बच गई है, अब पेनल्टी स्ट्रोक लगने
गिरने लगा है, जरा सा उसको संभालें। ये फ्रस्ट्रेशन आपकी जो है ये भी 2-4 दिन में खत्म हो जानी है। जब वो फैसला आ जाएगा उसके बाद आप रोते रहिएगा बैठ के कि जी क्या हो गया, जी कैसे हो गया, फलां हो गया। मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट को चीजें जमा कराई गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स थे, मेरे नहीं, मेरे रिमार्क्स तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स थे उससे जो मैं अक्स कर सकता हूँ वो ये है कि ये बिल्कुल कन्विंस्ड है कोर्ट कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो नाकाम हुए हैं अपनी कोई चीज को जस्टिफाई करने में। कमाल है यार, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, मुझे ऐसा लगता है। यार ये मेरी फीलिंग है। ना ये मेरी फीलिंग है, मैंने आपसे कहा ये मेरी फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है। जजमेंट समझ रहे हैं मैं वो जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं, मैं जजमेंट, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जजमेंट तो नहीं दे रहा, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरी ऐसी गट फीलिंग है, मेरी फीलिंग है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। साबिर बलोच साहब जो है ना अदलिया ज्यादा खुश नहीं है, इनकी क़यादत के साथ बहुत बुरा हुआ है, लिहाजा ये वो डरते हैं अदलिया का नाम आता है आइन से कांपना शुरू हो जाते हैं अदलिया के आइन से। साबिर बलोच साहब ने जो अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की है ना जनाब, वो उसका भी पता चल जाएगा, अभी वो उनके खौफ की गुमाजी है, उसके बाद पता चल जाएगा। ब्रेक लेंगे व्यूअर्स के बाद वापस आएंगे तो मैं शाहिद लतीफ साहब से भी एक बड़ा अहम तरीन सवाल से स्टार्ट करेंगे इस प्रोग्राम को। ब्रेक लेते हैं। जब तक हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के या किसी मुल्क के सफ़ीर नहीं बने थे तो लोग ये सोच सकते थे कि जो सफ़ीर होता है वो जिस मुल्क का होता है बेसिकली उसके मफादात को डिफेंड करता है। लेकिन अब हुसैन हक्कानी साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो अपने कमालात बताए, उसे इल्म हुआ कि सफ़ीर ऐसा भी होता है जो जिस मुल्क में गया है बेसिकली उसके मफादात की को डिफेंड करे बजाय इसके कि अपने मुल्क के मफादात की। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी वॉइस बाइट सुनवाता हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि बेसिकली उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन वगैरह जस्टिफाई कर रहे हैं क्यों जो है पाक फौज को लाइलम रखा गया, क्योंकि पाक फौज को क्या कर रही थी बकौल हुसैन हक्कानी की तरह। ये भी सुन लें। 3 कमजोरियां हुई। पहली कमजोरी ये कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद था। दूसरी ये कि हमारे जो सुराग रसां इदारे हैं वो उस वक्त पीटीआई को बांस पे चढ़ाने में मसरूफ थे, तो इसलिए उनके पास उनको पता नहीं चला कि वो वहां मौजूद है। फिर उनको ये पता नहीं चला कि इतने सारे अमेरिकन इसको ढूंढ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान देखिए हम इतना बड़ा मुल्क हैं, 2-4 हज़ार अगर आ भी जाएं गैर मुल्की एजेंट किसी की गलती से आ जाएं तो उनका पता लगाना हमारी एजेंसियों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एजेंसियां एक को नई पॉलिटिकल पार्टी बनवाने में मसरूफ हों, उसको मजबूत बनवाने में मसरूफ हों, तो वो फिर उसका सुराग नहीं लगता। शाहिद लतीफ साहब बहुत बड़ा हमला किया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर। उन्होंने कहा जी उसामा बिन लादेन का इसलिए पता नहीं चला फौज को क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला देख रहे थे, पीटीआई को बना रहे थे, सियासी जमातों को तोड़ फोड़ रहे थे। व्हाट्स योर टेक ऑन पीपल्स पार्टीज एक्स एम्बेसडर? देखें, ये सब तंजिया बातें हैं, तंजिया बातें भी हैं, इल्जामात भी हैं, चार्जेस हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो साहब हैं ये कोई पहली मरतबा तो मंजर आम पर नहीं आए। इनकी आप किताबें पढ़ लें और जो कुछ जहर ये उगलते रहे फौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो सब वहां मौजूद है। उसके बावजूद इन्हें एम्बेसडर बना दिया गया, पीपल्स पार्टी ने उनको एम्बेसडर बना के भेज दिया। तो उनसे क्या तवक्को रखते हैं आप? जिनका माजी ये हो, जिनकी सोच ये हो, जिनका मेंटल एटीट्यूड ये हो, उनसे आप ये तो नहीं सोच। लतीफ साहब एक बात बताइए मुझे सर, लिखते रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा आपसे कि पीपल्स पार्टी आज उनको डिसोन कर रही है। हाँ। लेकिन हुसैन हक्कानी का ये कहना है कि जरदारी साहब की मुशावरत से मैंने सब कुछ किया। तो आपके ख्याल में अगर एक पार्लियामानी कमीशन बनता है तो जरदारी साहब और गिलानी साहब को आना चाहिए उसके अंदर जवाब देने? 100% ये बनना चाहिए। ये दोनों साहब यहां मौजूद हैं, उनका नाम उसने लिया है, वो तो फरार हो गया ना जी। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स के जाने के बाद उसको गद्दार कह दिया। अफसोस है मुझे इस बात पर कि उसे कैसे जाने दिया। हमें नहीं मालूम था कि वो वापस नहीं आएंगे, वो तो चले गए। अब इन 2 का नाम ले दिया। ये हिफ्ज़े मातक़द्दम के तौर पर उन्होंने ये बात की है कि अब सारा मलबा इन पर डाला जाए। तो इनसे पूछगिछ तो होनी चाहिए ना, हकायक बताएं। और ये बड़ा संगीन मामला है। वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे साथ थे, सीआईए के लोगों को मंगवाने में मेरे साथ थे, इनको बातों का इल्म था। ये कैसे हो गया कि इतने सारे लोग सीआईए के यहां आ जाएं और हमारी जो क़यादत है उनको मालूम ना हो? उनके पास सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे। आज वो डिसोन कर रहे हैं कि नहीं जी हमारे तो इल्म में नहीं था। तो क्या अकेला जो एम्बेसडर है उसके पास इतनी पावर है कि अपनी जो क़यादत है उससे छुप कर ये सारे काम कर सके? ये बात मानने के काबिल नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। ठीक है। और ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं। एक साहब तो चले गए और ना वो कभी आएंगे, और ये भी हमारी गलती है कि हमने उनको जाने दिया।
और ये मेमो गेट को भी इसके साथ कनेक्ट करें, उनकी किताबें, मेमो गेट वाला किस्सा और फिर ये मामला, इन सब को जब वो इकट्ठा करें तो तस्वीर पूरी की पूरी आपके सामने क्लियर हो जाती है राइट कि इन सारे मामलात में शामिल सिर्फ वो वाहिद शख्स नहीं है, ये सारी क़यादत उसमें शामिल थी। एक तो बिल्कुल ठीक सर, आपका एक पॉइंट आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो पार्लिमानी कमीशन आप बना रहे हैं हुसैन हक्कानी के इंकशाफात पर, ये एक सीरियस अप्रोच है या ये वैसी हवा में बात है, या जैसे पीपल्स पार्टी ने आज मान लिया आपकी फौजी अदालतों वाली बात, वो प्रेशराइज हो गए बहुत से लोगों के नजदीक, तो अब आप पार्लिमानी कमीशन की जरूरत नहीं रही, या आप सीरियस है गवर्नमेंट इस बारे में? देखिए, हमारा नुक्ता नज़र तो ये है, जैसे शायद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किए, लेकिन उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर एस्पियोनाज करने के लिए बाहर से जो खुफिया इदारे थे अमेरिका के, उनको छुप के हमारे हिफाजती जो इदारे हैं और हमारी जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं उनको बाईपास करके वीज़े दिए गए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है इस्लामाबाद के ईमा पर दिए गए, ये फैसला मेरा नहीं था, इस्लामाबाद का था। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, और ये सिर्फ किसी पार्टी पे नहीं लगाया, उन्होंने जमहूरी पूरे निज़ाम पे लगाया है कि देखिए जी ऐसी जमहूरियत। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमीशन आप बनाएंगे इसमें या वैसी हवा में बात हो गई? मैं ये इसलिए आप जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सोच रही है वैसी हवा में बात। देखिए, नहीं ऐसा नहीं जी, नहीं, ये तो पार्लियामेंट के अंदर जहां पे तमाम पार्टीज मौजूद हैं, और खुर्शीद शाह साहब ने भी यही कहा है, तो पार्लियामेंट के अंदर तमाम पार्टीज, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, सबकी मुशावरत से तरीकाकार तय किया जाएगा कि ये जो इल्जाम लगाया गया है इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इस बात ठीक है भैया आगे चलना। साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं आप सीरियस है। साबिर बलोच साहब, अभी शाह लतीफ साहब ये कह रहे थे कि जो इल्जाम लगाए आपके एक्स एम्बेसडर ने, तो जरदारी साहब को भी उन्होंने कहा बोर्ड से इस सारे कामों में सीआईए को सहूलतकारी प्रोवाइड की गई हक्कानी साहब की तरफ से, तो शाह लतीफ साहब भी कह रहे हैं कमीशन में जरदारी साहब को भी आना चाहिए। तो ऐसा कमीशन बना तो आप लोग तो आएंगे ना, क़यादत आएगी आपकी, आंसरेबल होगी उसमें। देखें कामरान भाई, यहाँ पर तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती यही है कि यानी हर इशू पे, हर बात पे, अगर किसी चीज़ को आपने जो है ना उसको एक्सप्लॉइट करना हो या उसको कोल्ड स्टोरेज में डालना हो या कुछ भी करना हो, तो हर बात पे जी कमीशन बनाए, कमीशन बनाए, कमीशन बनाए। अच्छा, लेकिन असल चीज़ को आप देख नहीं रहे। अब आप एक चीज़ देखें कि जी जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में कितने अमेरिकन यहाँ आए, दुनिया के छटे हुए बदमाश मुल्क के कोने कोनों से पाकिस्तान में आए, और यहाँ पर इस्लाम के नाम पर जनाब उन जहादी ग्रुपों में शामिल हो गए। न सिर्फ अमेरिका से बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पर आए। अच्छा, इसके ज़माने में, आपके मुशर्रफ के ज़माने में कितने सुने मेरी, उसके लिए कितने कमीशन बनाए गए। अच्छा, आपके जितने भी एयरफील्ड्स हैं वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में जनाब वो अमेरिकन को दे दिए गए, किसी ने कमीशन बनाया, किसी ने कमीशन की बात की। अच्छा, अब बात यह है कि ऑन वन साइड आप लोग खुद ये यानी गवर्नमेंट के लोग, बगैर गवर्नमेंट के लोग, पीटीआई के लोग, इमरान भाई हमारे बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर साहब, शाहिद लतीफ़ साहब और मैं, आप सब, हम इस बंदे की क्रेडिबिलिटी पे जो है ना वो उसको डिस्कस करते हैं कि हुसैन हक्कानी एक झूठा आदमी है, ये किसी का लायल नहीं है, किसी के दोस्त नहीं है, किसी के साथ नहीं है। अच्छा, सबके लिए उसकी कैरेक्टर ऐसी है। अब अगर उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है इसी कैरेक्टर के शख्स ने पीपल्स पार्टी के लिए, अब तो वो जी बड़ा बेहतर आदमी हो गया, बेहतरीन वो हो गया, कमीशन बनाओ, ये बनाओ, उसकी बात का वजन ही नहीं है। कामरान भाई, वीजे देना कंप्लीटली वो एम्बेसडर की डिस्क्रिप्शन होती है। नहीं सर, नहीं। अच्छा, बलोच साहब एक मिनट सर, मैं ये बता रहा हूं कि जो सीआईए के एहलकार आते हैं दुनिया में हर जगह पे आते हैं, लेकिन जिस मुल्क में वो जाते हैं वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको वेट करती हैं। हुसैन हक्कानी पे ये इल्जाम उस वक्त भी था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से इल्जाम था कि ये ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हैं जो कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन्होंने, और उनको वही ठप्पे लगा लगा के भेजी जा रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बता ही नहीं रहे बैकग्राउंड चेक उसका, ये इल्जाम है। तो ये शाह लतीफ साहब, ये काम किसका था? इंटेलिजेंस एजेंसीज का था या किसका? सर वो जरदारी साहब वो कह रहे हैं साथ मिले हुए थे, उनके प्रेसिडेंट साथ मिला हुआ था, ये इल्जाम है। देख नहीं, ये क्या बात कर, प्रेसिडेंट साहब देखिए, ये तो खुद प्रेसिडेंट क्या होता है? साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग भेजते रहे, आपके ये जो फौजी हुसैन हक्कानी साहब है, इनका कैरेक्टर भी पता था, किसको वीजा, ये सारा कैरेक्टर पीपीपी के इल्म में था ना, तो उसको आपने एम्बेसडर बना के कैसे भेज दिया? पहली बात तो इसका जवाब दें। दूसरी बात ये है आपसे ये पूछो, मेरी बात सुने, ये नहीं कह रहे सब आप बात पूछा है आपने, तो मेरी बात सुने भी। देखें, एम्बेसडर लगाना उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें एक इंटेलिजेंस क्लियरेंस होती है। पाकिस्तान में अगर वो इतना गंदा आदमी था
तो पाकिस्तान की उसका भी जवाब मैं देता हूं, उसका जवाब बात यह है कि उसको इसका जवाब यही पे सुन लीजिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस क्लियरेंस नहीं हुई थी। DGISI ने उसका नोट लिखा हुआ है, तहरीर निकाले, इंटेलिजेंस क्लियरेंस नहीं हुई थी। फिर जनरल कियानी को, एक मिनट, जनरल कियानी को जरदारी साहब ने फोन किया था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और उन्हें कहा था कि मैं इन्हें भेजना चाहता हूं। अब जब प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, वो तो ओवर रूल कर रहे हैं। इंटेलिजेंस क्लियरेंस नहीं हुई थी इनकी, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया था, जहन की बात किया था आप ये बात आप कर रहे हैं, नहीं जहन नहीं है, नो ये जहन नहीं है, ये हकीकत है, I'm sorry, ये हकीकत है। यही तो हमारा, आप अपना रिकॉर्ड चेक करें, ले आए सबके सामने, उस रिकॉर्ड को सबके सामने ले आए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नहीं, आप ये कह रहे हैं शायद मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डिसएग्री किया था इनकी तैनाती पे, डिसेंडिंग नोट लिखा था। आप ये कह रहे हैं शायद लतीफ साहब, साबिर भाई एक मिनट, जरा मैं जरा क्लियर तो कर लूं। आप ये कह रहे हैं कि एक बात मेरी सुने, 1 मिनट, बात यह है कि जी शायद लतीफ साहब जवाब दे देना क्विकली इस बात का। आप ये कह रहे हो उस जमाने के DGISI ने डिसेंडिंग जी, मैंने जवाब दे दिया ना कि उनकी जो तैनाती की थी, इन्होंने कहा इंटेलिजेंस क्लियरेंस हुई थी। मैंने कैटेगोरिकली उसको कहा है कि इंटेलिजेंस क्लियरेंस नहीं थी, उसमें उन्होंने नॉट रिकमेंड किया था। जरदारी साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को स्पेशल रिक्वेस्ट करके इस सारी चीज को ओवर रूल किया था। ये तो बड़ी अहम बात बताई आपने शायद लतीफ साहब। जी बलोच साहब आप बताइए। आप जी बिल्कुल, जरदारी साहब साथ थे, आपको अर्ज कर रहा हूं, शायद लतीफ साहब बात सुनेंगे तो मैं अब जी फरमाइए। बात यह कि मैंने कहा कि जी मैं तो सुन रहा हूं जी, मैं तो सुन रहा हूं जी। एक प्रोसीजर होती है हमारी इंटेलिजेंस, न सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट, उसकी कंसेंट भी इसमें शामिल होती है। वो एक बड़े लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है उसको। अच्छा, उस तमाम गवर्नमेंट ने तो एक उस प्रोसीजर से तो गुजरा। अच्छा, अगर वहां पर वीजे दिए गए थे, गलत लोग आए थे, आप मुझे जब यहाँ पर गलत लोग आए थे, CIA के थे या ब्लैक वाटर के थे, फलाने के थे, कितने लोग आपके इंटेलिजेंस ने पकड़े? यहाँ पे ये काम इंटेलिजेंस का है या सिविलियंस का है? अच्छा, अब जनरल पाशा का स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ ऐसे लोग आ गए जो हमारे भी इल्म में नहीं है। ये ISI की स्टेटमेंट है, जरदारी साहब, हेड ऑफ द ISI की स्टेटमेंट है, वो इस चीज में बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए। ये पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कोई ऐसी दोस्ताना नहीं है, वो उसके लिए कभी किसी को, मैं आपको दावे से, इमरान साहब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये क्लियरेंस हुई होगी, ये सब कुछ प्रोसेस, इमरान इस्माइल साहब नहीं, कोई क्लियरेंस नहीं हुई, ये गलत। जी एक मिनट हजूर, एक मिनट। बात यह है कि पहले मैं एक छोटी सी एक मिनट की एक चीज़ क्लियर कर दूं कि PTI ने किसी टेक्निकल ग्राउंड पे खुला नहीं मांगी वहां से, कोर्ट से। हमने FBR को, अगर आप कहें कि जी कत्ल का फैसला मुकदमे का FBR कर दे तो वो नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये आपका कमेंट आ गया। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हुसैन हक्कानी जैसा आदमी जो पाकिस्तान मुखालिफ काम करता रहा, घटिया आदमी जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता रहा, ये वो आदमी है जिसे लेट 90s में मैंने इससे जाके बात की थी कि जी हमें PTI में कैसे चलना चाहिए, मीडिया कवरेज कैसी होनी चाहिए, आप बताएं कैसे करेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा, मैं ऑनहोत आपसे कह सकता हूँ कि मैं 2 लाख रुपए महीना लेता हूँ ये एडवाइस करने के, 2 लाख रुपए महीना में लेता हूँ एडवाइस करने के। और ये किसके पास नहीं गए? जमात इस्लामी से शुरू होकर PMLN में बैठ के इन्होंने बेनजीर को गालियां खत्म।